दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। और एक बार पुनः फिर आप सभी साथियों का आज के इस हम साथ साझा जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज एक नई सुबह, नई किरण के साथ आप आज हम एक बहुत ही दमदार और बेहतरीन लीडर को सुनने वाले हैं। दोस्तों, पैनल में उपस्थित सभी योद्धाओं को दिल से नमन। सभी बीएसएस रेड क्लिफ साथियों को भी नमन। आज जिन लीडर के माध्यम से हमें इस ट्रेनिंग को सुनने का मौका मिल रहा है, उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगा। दोस्तों, वो नाम के मोहताज नहीं है, उनके काम से ही उनकी पहचान है। एक ड्रीम लेवल जो हमारा सपना होता है, डायमंड लेवल, बहुत जल्द वो उस लेवल को हासिल करने वाली है। आप सब जानते हैं, जैसा कि हम सबके साथ होता है, इस बिजनेस को हम एज ए कैरियर अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन जब हम इसको पूर्णतः समझते हैं, लेकिन जब हमें पहली बार ये इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उस कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं ज्वाइन कर पाते, जैसा कि हमें बाद में समझ में आता है। ऐसे ही उन्होंने अपने सीनियर के माध्यम से जब उन्हें इस इन्फॉर्मेशन को सुनने का मौका मिला, तब वो एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम किया करती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही, जब पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में सुनने के बाद और करियर फ्यूचर दिखने के बाद, उन्होंने एज ए करियर अडॉप्ट कर लिया और अपने लगन और लगातार कड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए उन ड्रीम को हासिल किया जो एक आम आदमी का सपना होता है। फॉरेन टूर अचीव किया, न केवल अकेले बल्कि अपने परिवार के साथ। ड्रीम कार चलाती हैं अपने मनपसंद, और कई सारी ऐसी उपलब्धियां छोटे जो यहाँ पर गिनना संभव नहीं है। मुझे लगता है हमें उन्हीं की जुबानी सुनना चाहिए, और हम उन्हें लॉयन लीडर के नाम से जानते हैं। अब आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, एक जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हमारे ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम। और मुझे यकीन है मोस्ट कि वेलकम। आज वो डायमंड तो बनने ही वाली हैं, बल्कि अपने कर्म से, अपने लगन से वो बहुत जल्द डबल डायमंड भी बनेंगी, ट्रिपल डायमंड भी बनेंगी, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, और एक दिन क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी। वेलकम सीमा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू मोस्ट वेलकम सीमा मैडम। थैंक यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। थैंक यू सर जी। सीमा मैडम का डिवाइस, हाँ अभी आ गया। ओके। थैंक यू वेरी मच सर वेलकम जी। सीमा मैडम। साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो नमस्कार। सोनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे गर्मजोशी से वेलकम किया और उन्होंने मेरी उपलब्धियों के बारे में बताया। तो दोस्तों, मैं सीमा कश्यप दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा के साथ एक नया दिन दिया, जिससे में हम नई ऊर्जा के साथ काम कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो सर, मैं परमिशन चाहूंगी अपनी स्लाइड को शेयर कर सकूं। श्योर श्योर, आगे बढ़िए सीमा मैडम। वेरी गुड, स्टार्ट हो गया स्क्रीन। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेल सेट। आप आगे दोस्तों, बढ़ मैं सकते अपना हैं। छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा नाम सीमा कश्यप है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर हम यहाँ पर एक नॉलेज लेने बैठे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को मुझे अपने हाथों में लिए 6 साल से ज्यादा हो गया दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जिस तरह से ये जानकारी हमें अपने, ये जानकारी हम लेने नहीं चाहते, कोई ना कोई हमारे घर में इस जानकारी को लेकर आता है, तो उसी तरह मुझे भी ये जानकारी मिली थी दोस्तों। जानकारी को देखने के बाद केवल मेरे दिमाग में एक चीज चली थी कि ये अपॉर्चुनिटी आय को बढ़ा सकती है, और मैंने कुछ नहीं किया, केवल विश्वास किया अपने सीनियर पे, कंपनी पे
और सिस्टम पे। और दोस्तों मैं इस बिजनेस को एक्सेप्ट की, और आज यहाँ पर केवल वही बताना चाहूंगी जो मैंने इस सालों में अनुभव किया, जो गलतियां की, और जो गलतियां हुई उसे एक्सेप्ट किया, और जो गलतियों से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी उसमें सुधार किया। तो दोस्तों वही चीजें मैं आज बताने का प्रयास करूंगी। तो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले मैं पैनल पे उपस्थित अपने सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम करती हूँ। अपने डायमंड लीडर, रेड क्लब लीडर को मेरा नमस्कार, और जितने भी पैनल पे मेरे बीएसएस साथी हैं उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम उस कंपनी का धन्यवाद, और उनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ना होती तो हमें ये अवसर नहीं मिलता, हमारे सपनों को पूरा करने का अवसर ना मिलता। 23 साल हो गई कंपनी को लगातार लगातार काम करते हुए, आज भी लगातार काम कर रही है। तो हम चाहेंगे कि लगातार ये कंपनियां काम करते जाएं और हम इस कंपनी में काम करते हुए सक्सेस होते जाएं। तो मैं चाहूंगी हमारी शेप शॉप कंपनी के लिए जोरदार तालियां, हमारे आदरणीय डायरेक्टरों के लिए तालियां, क्योंकि इनकी सोच एक है। आज पांचों मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें भी ये सीखने की जरूरत है कि जिस सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, अगर हम भी इनके साथ, इनकी सोच के साथ अपनी सोच को मिलाएं तो हमारे सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगी हमारे आदरणीय डायरेक्टरों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सबसे ज्यादा धन्यवाद बीएसएस सिस्टम का, क्योंकि हम बिजनेस में आ तो जाते हैं मगर हमारे दिमाग में एक चीज चलती है कि क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगी, समझ उसे बिजनेस नहीं आ रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है? समझ यस किसी को? मैम, यस। आ रही मैम। समझ उससे ही नहीं आता जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, जो सीनियर की बातों को नहीं मानता। तो दोस्तों ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ये इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मिलने वाली सारी जानकारी हमें समझ में आने लगती है, बिजनेस समझ में आने लगता है। तो जो भी इस सपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट लेता है दोस्तों, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं चाहूंगी बीएसएस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां बजा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे दोनों आदरणीय गुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का मैं धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने बीएसएस सिस्टम की नींव डाली और एक ऐसी छत्र छाया हमें दी, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम एक छत के नीचे बैठकर इस सपोर्ट सिस्टम से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। दोस्तों जो भी मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगी वो वही बताऊंगी जो मैंने इस सिस्टम से सीखा, क्योंकि एक लाइन तो कही जाती है कि सीख कर एरोप्लेन चलाया जा सकता है पर बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो यहाँ पैनल पे जितने भी साथी हैं मैं उनको एक ही चीज बोलूंगी दोस्तों, जो बीएसएस सिस्टम का सपोर्ट नहीं ले रहा है, जो ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, जो अपने सिस्टम की बातों को नहीं मान रहा है, उनका सफल हो पाना असंभव है दोस्तों। संभव परसेंट में भी नहीं बोलूंगी, 100% वो असफल होंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। तो सोनी सर और शर्मा सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि ऐसा हमें सिस्टम दिया जिस पर चलकर हम आगे बढ़े। दोस्तों उसके बाद उस गुरु का धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि ये ना होते तो मैं इस बिजनेस में ना होती। इन्होंने ना ही मुझे बिजनेस दिखाया, बल्कि इस बिजनेस की बारीकियों को समझाया, किस तरह से आगे बढ़ना है। बहुत सारी गलतियां हुई, उस गलतियों पे रोका टोका, और उसका एक वो नतीजा है कि आज मैं कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ। जो भी मैं यहाँ बताऊंगी शब्द मेरे हैं, बोल मैं रही हूँ, मगर सिखाया उन्होंने ही है। तो मैं शर्मा सर का धन्यवाद करती हूँ कि ना कि उन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया, बाकी इनकी बिजनेस की बारीकियों को और कैसे उपलब्धियों में कैसे उपलब्धियां ले सकते हैं, वो खुद हमेशा मुझे ये बोलते थे कि सीमा मैडम क्या करने से आप आगे बढ़ेंगे और क्या करने से आप पीछे चली जाएंगी। तो सारी बातों को मैंने आत्मसात किया। फ्रेशर थी, बताना चाहूंगी, फ्रेशर थी तो जैसे हम करते हैं, हमारे सीनियर हमें रोक टोक करते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं, तो बुरा मुझे भी लगता था, मगर बुरा लगने का परिणाम भी मुझे मिला कि मेरे से काफी लोग आगे निकलने लगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सीनियर जो बताता है हमें तत्काल बुरा जरूर लगता है, मगर उसके परिणाम भुगतना किसको होता है? वो हमें भुगतना होता है। तो पैनल पे जितने भी साथी हैं मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी, आपका सीनियर आपको शार्प कर रहा है, आपका सीनियर आपको कुछ बोल रहा है, तो उसका परिणाम हम ही को मिलना है। हम बात मानते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हम बात नहीं मानते तो हमारे लिए बुरा है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि कोई एक अनजान शख्स आपके जीवन में आता है और आपको
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो वो रोकता है, टोकता है। माता पिता भी क्या करते हैं, अगर आप 4 बार फेल हो जाएंगे उसके बाद बोलते हैं मेरे पैसे को फिजूल खर्च मत करो, मगर यहाँ आपके पास एक सीनियर होता है जो ताज जिंदगी, जब तक आप हार नहीं मान लेते हैं, वो ताज जिंदगी आपके पीछे प्रयास करता है दोस्तों। तो मैं शर्मा सर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और दोस्तों बस इतना ही कहूंगी इस पैनल के माध्यम से कि आप सभी जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो गलतियां हमने की हैं, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो गलतियों को आप भी करें, क्योंकि कहीं रास्ते में अगर पत्थर रखा हुआ है, अगर उसकी ठोकर से हम गिरे हैं, तो पत्थर को आपने देखा है कि हम कैसे गिरे, तो वो पत्थर को हटाया जा सकता है, ना कि आप फिर गिरे। क्योंकि हमारे पास शायद एक्सपीरियंस नहीं था, मगर आज अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि क्या करने से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं। मेरा टॉपिक आज रहेगा दोस्तों, कल संडे का प्लान था और हर संडे को मैं कुछ कमियां देखती हूँ, तो आज मैं उसी प्लान को लेकर आई हूँ। सिस्टम ही की बात हम करेंगे दोस्तों। हमारा काम होता है प्लान दिखाना। आज मेरा टॉपिक होगा STP, सो द प्लान। हमारा दोस्तों, हम इस बिजनेस में आए, लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे करना क्या है ना, यही पूछते हैं कि मुझे करना क्या है। दोस्तों हमारा काम होता है सो द प्लान। हमें केवल प्लान दिखाना होता है, हमारा काम ही होता है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। दोस्तों प्लान हम 2 प्रकार से दिखा सकते हैं, पहला 1-to-1 और दूसरा हमारे सिस्टम में प्लान, जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों 1-to-1, तो पहले मैं 1-to-1 की बात करूंगी कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटी नहीं समझते। कि हम पहले ये बोलते हैं मैडम उनके घर में चलो ना, प्लान दिखा देते हैं, उनकी दुकान में चलो ना, प्लान दिखा देते हैं, उसने जहां बुलाया है वहां प्लान दिखा देते हैं। पर पहली प्रायोरिटी हमें कहाँ देना है हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ये तो सिखाता है कि एक एक गेहूं को कूट कर आटा नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए सिस्टम जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीजें तो हमें ये समझना है कि हमारा इस बिजनेस में काम है प्लान दिखाना, मगर हम ये नहीं दिखाना चाहते। तो दोस्तों यहाँ पैनल पे जानना चाहूंगी कितने साथी ऐसे हैं जिनको प्लान दिखाने में शर्म आती है या हेजिटेशन होता है। बिल्कुल खुल के हाथ उठाइएगा। अगर किसी को भी झिझक होती है प्लान दिखाने में, तो उसका सवाल का आज जवाब देने का मैं प्रयास करूंगी। प्लीज अपने हाथ ऊपर करेंगे। कितने साथी है जिनको प्लान किसी के घर में लेकर जाने में, प्लान दिखाने में हेजिटेशन होती है, शर्म महसूस होती है? काफी लोग अगर हाथ नहीं उठा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और कुछ लोग हाथ उठा भी रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जिस बिजनेस में जहां भी हम काम करते हैं तभी हमें दाम मिलते हैं, मतलब काम करने से ही पैसा आता है। तो दोस्तों एक चीज है कि अगर हम शर्म करेंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे। चलिए दूसरे प्रोफेशन की बात करें। कोई डॉक्टर है, ठीक है, दुनिया में डॉक्टर को भगवान का दूसरा नाम दिया गया है, रूप कहा गया है कि वो जिंदगी को बचाता है। आप देखिएगा वो डॉक्टर है, वो अपने काम से शर्म नहीं करता। वो एक ऐसे मरीज को देखता है जो जिनके शरीर में घाव हो चुके हैं, हो सके तो उसे खराब लगेगा, नहीं मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। आपने देखा है जब वो मरीज का इलाज करता है तो मरीज वोमिटिंग भी कर देता है। मतलब उसके लिए वो काम है, डॉक्टर के लिए काम है। वो अपने काम में, कैसा भी मरीज हो, गरीब हो अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसे अपने काम में शर्म नहीं आती। मतलब उसके लिए काम पूजा है। फर्स्ट डे ही उसे समझ में आ जाता है कि लोगों का इलाज करना, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो, लोगों का इलाज करना मेरा काम है, तो मुझे अपने काम से शर्म नहीं आनी चाहिए। सही है। आपने देखा होगा कोई व्यापारी, चाहे वो ज्वेलर्स की बात करूं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन, मतलब दुकानदार की बात करूं, या आप जूते चप्पल लेने जाते होंगे, वो शोरूम में जाइएगा, आप देखिएगा एक गरीब घर का व्यक्ति जाए या अमीर घर का व्यक्ति जाए, अगर उसे वो सुनार है तो वो गरीब हो या अमीर हो, उसे पैरों में पायजेब पहनाता है कि देखिए मैडम बहुत अच्छा लगेगा, ये आपके बच्चे के में अच्छा लगेगा। मतलब उसको ये नहीं है कि मैं उसके पैरों को हाथ लगा रहा हूं, उसको ये दिमाग में ये नहीं लग रहा है कि ये गरीब है तो मैं इसको ना छूं। शूज की बात करूं, आप जूते चप्पल लेने जाते हैं तो वहां भी देखिएगा सेल्समैन जिसका काम है वो क्या करता है कि नहीं मैडम ये शूज आपके में बहुत अच्छा लगेगा, सर आपके में अच्छा लगेगा। वो हमारे पैरों में वो शूज को डालता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि ये व्यक्ति गरीब है अमीर है, इसके पैर ऐसे हैं वैसे हैं, वो ये नहीं सोचता। उसे केवल ये पता होता है ये मेरा काम है। आपने देखा होगा मॉर्निंग में लोग नगर निगम की जो महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मैं गली में झाड़ू लगा रहा हूं। उनके दिमाग में एक चीज चलती, ये मेरा काम है और इस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, इस काम से मेरा घर चलता है। तो दोस्तों समझाना ही चाह रही हूं कि जिस व्यक्ति को अपने काम से शर्म आ रही है,
ठीक है। जिस व्यक्ति को अपने काम से शर्म आ रही है वो व्यक्ति कभी भी वहां से पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि लक्ष्मी माता उसके घर बिल्कुल नहीं आएगी जो अपने काम से शर्म कर रहा है। अब यहाँ पर ये एक चीज देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम को करने से शर्म नहीं करता उसका कारण क्या होता है। जैसे मैंने दुकानदार की बात करूं, उसे ये पता है ये दुकान मेरी है और ये काम मेरा है, इसलिए उसे शर्म नहीं आती। यहाँ पर सबसे पहली चीजें मैं यही बता दूं कि जो व्यक्ति प्लान दिखाने में जिनको शर्म आ रही है या इरिटेशन हो रहा है, झिझकिटाहट हो रही है, सबसे पहले तो अभी तक उसने इस कंपनी को नहीं अपनाया, सिस्टम को नहीं अपनाया, सीनियर को नहीं अपनाया, प्रोडक्ट को नहीं अपनाया, इस प्लान को ही नहीं अपनाया। तो सबसे पहले ये मेरा है जब तक हमें महसूस नहीं होगा तो हमें शर्म आएगी दोस्तों। और जहां जिस जगह में शर्म आएगी उस जगह में पैसे नहीं मिल सकते। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज हमें समझना है कि हमारा काम ही प्लान दिखाना है, प्लान ही हमारा काम ही प्लान दिखाना है। तो सबसे पहले प्लान दिखाने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर हमें शर्म आ रही है तो ये सारी चीजें सामने वाले को दिखती है। जैसे कि मैंने कहा 2 प्रकार का प्लान, पहला हम 1 to 1 भी कर सकते हैं, पर ये किस परिस्थिति में करें। अगर हमने उसे संडे प्लान में इन्वाइट किया है, अगर वो नहीं आया है तब जाकर हमें 1 to 1 कर लेना चाहिए, क्योंकि सर आप प्लान में किसी इस जानकारी को नहीं देख पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी को हमें आपको दिखाना चाहिए। या वो प्लान तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कारण है कि लोकल सिस्टम वहां नहीं है, तो हम वहां जाके दिखा सकते हैं। पर यहाँ पर भी एक बाउंडेशन है। कई बार मैंने देखा है कि प्लान है मतलब चलो दिखाना है। दोस्तों प्लान को एक ऐसी जगह दिखाना है जहां आप एकांत में 1 घंटा बिना डिस्टरबेंस के उसे अपनी जानकारी समझा पाए। मैं कई बार ग्रुप में देखती हूँ, कोई कपड़े की दुकान में दिखा रहा है, कोई बुटीक में दिखा रहा है, कोई पार्लर में दिखा रहा है ना, कोई सैलून में दिखा रहा है, कोई पान ठेले में दिखा रहा है। दोस्तों अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आप एक चीज समझिए, हम 1 करोड़ के बिजनेस को आलू प्याज की दुकान समझ के चल रहे हैं। वहां पर केवल मदारी का खेल होता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दोस्तों। मैं बताना चाहूंगी, एक मैं मानती हूँ एसोसिएट जिद करते हैं। एक बार की बात है, एक एसोसिएट ने इतना जिद किया, या मान लीजिए कि उसने ये मेरी परीक्षा ली कि मैडम मेरे बुलाने पे चलेगी कि नहीं। उसने कहा कि मैडम मुझे एक दुकानदार को प्लान दिखाना। मैंने कहा सर जी दुकान में प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके बिजनेस का समय है और एक समय में 2 बिजनेस नहीं होता। पर वो माना नहीं तो मुझे जाना पड़ा। जाने के बाद मैंने उनको कहा सर मेरी जानकारी में कम से कम आधा से पौन घंटा लगेगा, तो क्या आप मुझे दे पाएंगे। तो हाँ मैडम कोई नहीं आएगा ग्राहक। तो मैंने कहा कोई नहीं आएगा तो आप एक काम करिए, शटर को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ताकि लोगों को लगे अभी दुकान क्लोज है, अभी लंच का टाइम है, ऐसा कुछ। नहीं नहीं मैडम कोई नहीं आएगा। उसने बहुत जिद की। मैंने प्लान दिखाना शुरू किया तो एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति आके कोई मांग रहा है कि मुझे गमछा चाहिए, कोई व्यक्ति, फिर थोड़ी देर बाद मैंने प्लान शुरू किया फिर आया कोई बोल रहा है मुझे साड़ी चाहिए। इस तरह से 3-4 बार डिस्टरबेंस हुआ, क्योंकि आप जितना प्लान दे चुके हैं उतनी देर में वो अपना जब बिजनेस करता है तो आपका प्लान वो भूल जाता है। इस तरह से 2-3 बार डिस्टरबेंस हुआ और रिजल्ट आना तो स्वाभाविक है कि नहीं आएगा। और उसके बाद जब मैं प्लान दे रही थी तो उसकी दुकान में आते जाते लोग, जैसे मदारी का खेल होता है ना, तो कुछ लोग ऐसे झांक के चले जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा था। तो यहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जब तक आप एकाग्रता में नहीं रहेंगे, आपके आई कांटेक्ट नहीं रहेंगे, वहां अगल बगल कई लोग होटल में बैठ जाते हैं प्लान देने, जहां वेटर बार बार आकर बोलता है कि क्या लेंगे क्या लेंगे, ऐसी जगह में हम 1 to 1 ना करें। अब कहाँ करें। तो दोस्तों या तो आप अपने घर में प्लान दे दें या उनके घर जाकर प्लान दे दें। तो हमेशा ध्यान रखें खाना पूर्ति ना करें। अगर प्लान देना है तो हमेशा, अब वो व्यक्ति बहुत जिद कर रहा है तो आप प्यार से बोल दीजिए सर जिंदगी के जब आप 1 घंटा अपने लिए निकाल पाए, अपने फ्यूचर के निकाल पाए, तब मैं आपको इस प्लान को दूंगा। चलिए दोस्तों ये तो रहा 1 to 1। दूसरा तरीका है हमारा संडे प्लान, जिसे हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क 1 to 1 करके नहीं दिया जा सकता। कई लोग हॉल को प्रायोरिटी नहीं देते। तो आज मैं ये बता दूं, जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं अगर उनको डायमंड बनना है तो सर्वप्रथम हमें अपने हॉल को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। संडे प्लान भी और फ्राइडे ट्रेनिंग भी दोस्तों यहीं से गुजर कर हम डायमंड बन सकते हैं। पर कई लोगों को लगता है मैडम मैं 1 to 1 1 to 1 1 to 1 करके ही डायमंड बनूंगा। दोस्तों ये संभव नहीं है। संडे के दिन हमारा प्लान होता है दोस्तों, और संडे का दिन हमारा त्योहार होता है। मुझे पता है दुनिया में 90% लोग
जिनकी छुट्टी होती है, इसी वजह से हम संडे प्लान रखते हैं, ये सब हमको पता है। मगर ये छुट्टी उनके लिए होती है, हमारे लिए दिवाली की तरह ये त्योहार होता है। हर संडे को हमारे लिए दिवाली होती है। जिस तरह से दिवाली में दुकान सजाई जाती है, उसी तरह संडे को हमारा प्रेजेंटेशन हॉल सजना चाहिए। मगर यहाँ पर आने के लिए हम भी संडे मनाने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि जिस दिन हमारा त्योहार होता है, सबसे बड़ा बिजनेस जिस दिन संडे के दिन हो सकता है, उस दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, संडे का दिन, जैसे कि हमको पता है कि हम सोमवार से लेकर शनिवार तक इनवाइट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दिन हमारा इनविटेशन का शनिवार को होता है। हमने शनिवार को पूरा इनविटेशन कर तो लिया, बहुत लोगों को बुला भी लिया, मगर कारण क्या है, संडे के दिन हमारे रिजल्ट बहुत ज्यादा आते भी हैं और नहीं भी आते। तो ये आना और नहीं आना, रिजल्ट आना और नहीं आना, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको हम दोनों रूप को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संडे को हमारा काम क्या होता है, ये चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, शनिवार इन्विटेशन कर लिया, संडे के दिन सबसे पहले सुबह उठकर हमें रिमाइंड कॉल करना है। रिमाइंडर कॉल मतलब किनको, जिनको हमने बुलाया है। मगर यहाँ उल्टा हो जाता है, हमें सबको पता है, डेली हम यहाँ पर सीख रहे हैं, हमारे सभी साथी आते हैं जो रोस्टर में हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो सभी साथी आते हैं और बताते हैं कि 8 से 8:30 के बीच में हमें अपने इनवाइटीज को कॉल करके याद दिलाना है कि सर आपकी सीट बुक हो चुकी है। आप ठीक 10:30 बजे, मतलब आपका वेन्यू जब भी आपका प्लान स्टार्ट हो रहा है उससे आधा घंटा पहले आपको बुलाना है। तो आप 10:30 बजे, अगर 11 बजे आपका प्लान है तो 10:30 बजे आप पहुंचिएगा, मैं आपको 10:30 बजे वहां पे मिलूंगा। इतना बोलकर हमें फोन को रखना है। मगर ये हम ना करके, जो ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया, पर जो लोग हॉल में पहुंचने के बाद अगर रिमाइंडर कॉल कर रहे हैं, तो उनके इनवाइटीज के आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। संभावना होगी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। कई लोग हम ही इनवाइटीज हैं ये सोचकर हम ही लेट उठते हैं। कई बार तो हमारे सीनियर हमें रिमाइंड करते हैं, भाई हॉल अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, दो प्रकार के हमारे पास लोग आएंगे। पहले तो संडे को जल्दी उठेंगे और अपने इनवाइटीज को 8 से 8:30 बजे तक रिमाइंड कॉल कर देंगे, और वो सारी एक्टिविटी करेंगे जो हमारे रिजल्ट को निकलते हैं। मगर दूसरे लोग कौन होंगे, जिन्हें सीनियर रिमाइंड कॉल करके कॉल करेगा और कहेगा कि अपने इनवाइटीज को कॉल कर लीजिए और समय पे हॉल पे पहुंच जाइए। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम ही लेट उठेंगे तो हमारे इनवाइटीज को कॉल कौन करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। सुबह हमारा काम है रिमाइंड कॉल करना, और जल्दी से उसे कॉल कर दिया। अगर उसे 10:30 बजे बुलाया है तो हम कितने बजे पहुंचे, आइए देखते हैं। ये रिमाइंड कॉल कर दिया, पहला काम। दूसरा, वेन्यू, जो संडे प्रेजेंटेशन हॉल है, ये हॉल है दोस्तों, सही है। अगर हम लेट पहुंचेंगे, सभी साथी हॉल लेट पहुंचेंगे, तो हॉल इस तरह से दिखेगा। और कहा जाता है कि गेस्ट से पहले होस्ट को पहुंचना चाहिए। मगर अगर हम इस हॉल को इस तरह से रखें तो प्रभाव कैसे पड़ेगा। ये अभी खाली हॉल है दोस्तों। अब मुझे ये जानना है कि इस हॉल को सजाने के लिए कौन आएगा। कोई आने वाला है? ये खाली हॉल है दोस्तों, ठीक है। अगर हम आते हैं और खाली हॉल रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और जो हमारा गेस्ट आ गया वो भी देखेगा कुछ नहीं है, तो वो चला जाएगा। यही होता है दोस्तों, हर व्यक्ति इस खाली हॉल को ये सोचता है कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। आने के बाद अगर ये हॉल इस तरह से रहता है, कोई सजावट नहीं होती है, हम ही बोलते हैं अरे अभी तक किए नहीं, अभी तक किए नहीं, अभी तक ये नहीं लगा है, चेयर नहीं लगा है, ये नहीं। तो मुझे ये बताइए दोस्तों, ये करेगा कौन? कोई और आने वाला है? दोस्तों, इसे वही व्यक्ति करेगा जिसको डायमंड बनना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, कितने लोगों को, मैं देख रही हूँ, हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को डायमंड बनना है। तो दोस्तों, ये मेरा काम है। अगर मुझे डायमंड बनना है तो ये मेरा काम है। इस हॉल को सजाएगा कौन? यहाँ पर क्या क्या कमी दिख रही है? सबसे पहले यहाँ चेयर्स लगने हैं, फ्लैग्स लगने हैं, प्रोजेक्टर लगना है, साउंड सिस्टम लगना है, पूजा होनी है क्योंकि हमारा हॉल है, यहाँ अगरबत्ती लगनी है, रजिस्टर रखना है, पानी की सुविधा रखना है। ये कौन करेगा? हम आराम से आते हैं कि कोई नौकर है वो कर देगा। पर मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, जो करेगा वही डायमंड बनेगा। क्योंकि सजा सजाया अगर हमें दिख रहा है तो हमको क्या लगता है, मालूम, कोई आता होगा, मतलब या तो होटल वाला करके देगा या हॉल वाला करके देगा। नहीं दोस्तों, इस भ्रम में मत रहना। अगर आप आ रहे हैं हॉल में और हॉल में बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हॉल
उसी व्यक्ति ने सजाया है जिसको डायमंड बनना है, उसी व्यक्ति ने सजाया है जिससे ये लग रहा है कि ये मेरा बिजनेस है, तो ये काम हमारा है। मगर मैं ये देख पाती हूँ कि लोग आराम से आते हैं, आराम से आते हैं, उनको लगता है कि कोई होगा। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमने सब ये कहानी सुनी है कि एक महात्मा एक गांव में आते हैं और गांव वाले अपनी परेशानी बताते हैं कि हमारे गांव में पानी नहीं है। महात्मा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके गांव में जो भी कुआं है उसमें एक एक लोटा दूध डाल दीजिएगा, और एक एक लोटा दूध डाल देंगे तो वो गांव में जितने भी कुएं हैं ना उसमें सब में लबालब पानी भर जाएगा, सबकी प्यास बुझ जाएगी। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं, मगर गांव वाले होते हैं होशियार। वो कहते हैं गांव तो इसका भी है, गांव उसका भी है, मेरा बस थोड़ी ना है। तो सब लोग दूध की जगह में एक दूसरे के लिए ये सोचते हैं कि वो कर देगा, वो कर देगा, और दिन भर निकल जाता है। देखते हैं कि सब ने एक दूसरे पे डिपेंड रहे और किसी ने भी दूध नहीं डाला। उसे लग रहा था उसका गांव भी तो है, उसका भी गांव था, और उस गांव में कभी पानी ही नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ भी यही है, हमें ये लगता है कि वो लीडर पहुंच जाएगा, वो लीडर पहुंच जाएगा, मैं नहीं पहुंचूंगा, तो वो सब यही सोच रहे हैं और हॉल में कोई नहीं पहुंचता। मगर दोस्तों जो पहुंचता है वो डायमंड बनता है। तो एक चीज ध्यान हमेशा रखिएगा, जो सबसे पहले हॉल में पहुंचकर वो सारी चीजों को स्वयं करेगा, क्योंकि ये हमारा मंदिर है। जिस तरह से मंदिर में हम जाकर सेवा करते हैं, जैसा हमारा घर है, हम अपने घर के काम करते हैं, ये हमारा प्रेजेंटेशन हॉल है। दोस्तों यहाँ झाड़ू अगर लगाना पड़े वो भी हमारा काम, चेयर लगाना पड़े, उसे पोंछना पड़े, प्रोजेक्टर वगैरह जितने भी काम है वो काम ही पूजा है। मैंने पहले ही बताया था, इस काम को हमें करना है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, क्योंकि अगर हम करेंगे यही डुप्लीकेशन होगा, हमारी टीम भी करेगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जो हॉल में नहीं पहुंच रहे हैं, फिर मैं बोलूं, जो शुरू में हॉल में नहीं पहुंचेगा वो शुरू की चेयर पे नहीं बैठेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर मुझे आगे की चेयर में, डायमंड शिप की आगे की चेयर में बैठना है, अगर उसी हॉल में तो बैठना है ना, तो आगे जो आएगा वही आगे की सीट पाएगा दोस्तों। मगर हमें क्या लगता है, हम आराम से पीछे आएंगे और आगे की सीट में बैठेंगे। तो दोस्तों जो पीछे आएगा वो जिंदगी भर पीछे बैठेगा, इसे अन्यथा ना ले, ये एकदम फैक्ट चीज है। तो दोस्तों आज भी सुधार कर लें, अगर डायमंड बनना है तो आज भी सुधार करें कि मुझे पहले जाना है। हम एडिफिकेशन की बात करते हैं, हम एडिफिकेशन में कई 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 प्लान में देखती हूँ, हम एडिफिकेशन की बात करते हैं। हम पहुंचते हैं अपने गेस्ट के साथ और सीनियर क्या करते रहता है, कपड़ा लेके ना चेयर पोंछते रहता है, और उसके बाद चेयर पोंछ के कपड़ा रख देता है। सर ये मेरे ग्रेट अपलाइन हैं जिनके मार्गदर्शन में काम कर रही हूँ। गेस्ट देखता है, अच्छा तेरा अपलाइन चेयर पोंछ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एडिफिकेशन। जो ऐसा कर रहा है उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। वो भी बोलता है अबे ये तो चेयर पोंछ रहा है, क्या ये चेयर पोंछने वाले के साथ काम करता है तू। दोस्तों चेयर पोंछना शर्म की बात नहीं है, शर्म की यह बात है कि आप जिस गुरु को मान दे रहे हो तो ये सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, नहीं दिल से बोलो। शर्म से मर जाना चाहिए उस एसोसिएट को जिसका लीडर हॉल में आपसे पहले पहुंच गया। मेरे लिए शर्म से डूब जाने की बात है अगर मैं नहीं पहुंची और शर्मा सर पहुंच गए हैं। अगर मैं पहुंच रही हूं और मैं चेयर साफ कर रही हूं तो मेरा सीनियर ना प्राउड फील करता है, बहुत बढ़िया डुप्लीकेशन हो गया। दोस्तों इस तरह से काम होते हैं। अगर माँ बाप बच्चों के चरण छू रहे हैं तो उस बच्चे को शर्म से मर जाना चाहिए। दोस्तों उल्टी गंगा मत बहाइए, यही कारण है पतन का, यही कारण है बिजनेस ना चलने का। हम देख पा रहे हैं प्रेजेंटर, जो प्रेजेंटर होता है वो हमारे दिन का वीआईपी रहता है। मैं देखती हूँ प्रेजेंटर को पता है, अरे यार मेरा प्लान है, अरे चेयर नहीं लगा है, हॉल नहीं सजा है, बेचारा क्या करे, वही झाड़ू पकड़ लेता है। प्रेजेंटर कोट पहना है, मैंने देखा है, मैं देखी चीज बता रही हूँ। क्या कर रहे हैं मैं बता रही, जो झाड़ू पकड़ा है ना उसकी टीम देख रही है, वो कर लेगी। मगर जो ऐसा कर रहा है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। प्रेजेंटर बेचारा झाड़ू लगा रहा है, इनवाइटी सब देख रहा है, प्रेजेंटर झाड़ू लगा रहा है, चेयर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है तो कर रहा है, उसके बाद फिर वो प्लान दे रहा है, उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, रिजल्ट कैसे आएगा। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी साथी हैं यहाँ एज अ फ्रेशर भी है, वो वेन्यू मतलब आपके प्लान शुरू होने से पहले 40 मिनट, कम से कम 1 घंटा या 40 मिनट पहले पहुंचे। क्या पहुंचेंगे? वरना फिर मैं एक ही चीज बता दूं, एडिफिकेशन मत मत बोलिएगा कि मैं एडिफिकेशन कर रहा हूं। अगर आपका प्लान 11 बजे चालू होता है और हमें डायमंड बनना है, वेन्यू में 10 बजे पहुंचो, कोई पहुंचे ना पहुंचे आपकी ड्यूटी।
आपकी ड्यूटी, आप पहुंचेंगे, आपकी टीम पहुंचेगी। चलिए आगे देखते हैं। टाइम से पहुंचे, मैंने इसे कवर कर दिया है। टाइम, अगर मेरा घर 1 घंटा लगता है तो मुझे, मैडम वो ना ऑटो नहीं मिला, मैडम वो ट्रैफिक था, फलना था, ढिमका था। दोस्तों मुझे बताइए, रोज जो ड्यूटी कर रहे हैं, रोज वो टाइम से कैसे पहुंचता है? मंडे टू सैटरडे, हम संडे संडे और नहीं पहुंच पाते। हमें ये देखना है मेरा घर वेन्यू से कितनी दूरी पे है। 15 मिनट लगते हैं, आधा घंटा पहले निकलो। 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा पहले निकलो। सब समाधान है। अगर मुझे किसी चीज की प्राप्ति करनी है, वो चीजें मिल जाती है। तो दोस्तों टाइम से पहले पहुंचे, पर मैंने बता दिया है कि कई लोग टाइम से पहले नहीं, 40 मिनट पहले पहुंचने बोलते हैं, 40 मिनट बाद पहुंचते हैं। अरे जिसको प्लान देना प्रेजेंटर, वो तो प्लान दे ही देगा ना, वो तो दे ही देगा। जिसको चेयर लगाना है वो लगा ही लेगा, जिसको रजिस्टर में लिखना है वो तो लिख ही लेगा। मैं आराम से 40 मिनट बाद आऊंगा। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, जो 40 मिनट बाद आता है वो कभी डायमंड नहीं बनता, मगर जो 40 मिनट पहले बनता है, आता है, तो 40 लाख रुपए उसके अकाउंट में जरूर आ जाते हैं। दोस्तों ये हम ये सोच रहे हैं ना कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, किसी और के साथ नहीं, आप अपने साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करते रहिए। हम इस ग्राफ में देखते हैं 1 साल में डायमंड नहीं तो 12 साल में भी डायमंड। 12 जन्म हम ले लेंगे, हम डायमंड नहीं बन सकते, क्योंकि वक्त की कदर अगर हम नहीं करेंगे तो वक्त हमारी कदर नहीं करेगा। आज भी सुधर जाइए दोस्तों, आज भी सुधार करिए। अगर प्लान चालू होने के बाद कोई व्यक्ति आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर में बैठे, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि पति भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे कि हाँ घर में रहती है। हम क्या कर रहे हैं, ना हम सिस्टम के प्रति ईमानदार है, ना घर के प्रति ईमानदार है। हम ईमानदारी कहीं तो एक जगह दिखाएं, करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, और नहीं करना है तो सीधा बता देना है कि मैं बेईमान हूं। क्योंकि हम लेट लतीफ आके भी हम ये बता रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, तो ये गलत बात है। तो दोस्तों समय पे पहुंचना है। हमारे रिजल्ट ना निकलने का कारण, आगे बढ़ते हैं, ड्रेस कोड में आना है। दोस्तों ये स्कूल का एक 3 साल का बच्चा रहता है ना, उसको टाई मत लगाओ, वो सीधा बोल देता है मम्मी मैडम भगा देगी, मम्मी टाई दीजिए, और नहीं मानोगे तुरंत दुकान ले जाएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा। मगर हम क्या बोलते हैं, मैडम मेरा मेरा सिलाया नहीं है। तो सिलाया नहीं है तो मुझे ये बताइए, 1 हफ्ता होता है और प्रोडक्ट नहीं आता है तो ताता तैया क्यों करने लगते हो? मैडम मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, कंपनी प्रोडक्ट देगी कि नहीं, मैंने 8,000 दिया था, मैंने 15,000 दिया था, मैंने इतना दिया था, मैडम अभी तक आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। 7 दिन हुए नहीं रहते हैं, पागल कर देता है पूरा, मेरे तक फोन आ जाता है, फिर कंपनी में फोन लगाना पड़ता है। 7 दिन के बाद 8वें दिन वो हड़बड़ाने लगता है। तो दोस्तों जिसके प्रोडक्ट के लिए जो बहुत हड़बड़ा रहा है, अब आप हड़बड़ी मचाइए। जैसे प्रोडक्ट आया, बेटा 7 दिन नहीं आया, तेरा नाटक शुरू हो गया, अब 7 दिन के अंदर तेरा कोट नहीं सिलाया ना, तो मैं तेरा नाटक शुरू कर दूंगा। मैंने देखा है 7 दिन प्रोडक्ट नहीं आता तो इतना नाटकबाजी चलता है, और प्रोडक्ट आने के बाद महीनों हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, लोग ड्रेस कोड नहीं सिलाते। अरे भाई ड्रेस कोड मंगाया क्यों था, क्यों इतनी छटपटाहट थी? तेरे अलमारी में रखा है, सेफ शॉप की अलमारी में रखा था, दिक्कत क्या थी? तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, ड्रेस कोड को तत्काल सिलवाइए, क्योंकि ये ड्रेस कोड है, हमारा हमारा यूनिफॉर्म है। अब सिलवाने के बाद लोग क्या करते हैं, जिस चीज की इज्जत नहीं करेंगे, कहते हैं, एक बार सचिन तेंदुलकर जी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बल्ले का, चाहे पुराना हो नया हो, मैं अपने बल्ले का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि अगर मैं अपने बल्ले का ख्याल रखता हूं तो ये मैदान में मेरा ख्याल रखती है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अपने ड्रेस कोड का ना ख्याल रखिए, क्योंकि ये सिर्फ ड्रेस कोड नहीं है, ये बिजनेस रूपी आपके घर में 1 करोड़ रुपए लाने का एक रास्ता है। तो मैं देखती हूँ लोग इस ड्रेस कोड को घर से पहन के नहीं आते, अपने बैग में ऐसे 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 करके, जैसे कागज की पुड़िया बना लेते हैं ना, वैसे लपेट के बैग में या डिक्की में ठूस के आते हैं। और पूछो तो मैडम वो ना गर्मी लग रही थी, मैडम ऐसा लग रहा था, मैडम वैसा लग रहा था। मैडम को मत बताइए, सर को मत बताइए, सब पता है, सब पता है कि ड्रेस कोड पहनने से आपको क्या लग रहा है, घर वाले क्या बोल देंगे, मोहल्ले वाले क्या बोल देंगे। तो दोस्तों हमारा काम है प्लान दिखाने का, आप दिखाएंगे नहीं तो कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ ये समझाना चाहती हूँ कि ड्रेस कोड समय पे सिलवाएं, ड्रेस कोड में आए, और ड्रेस कोड घर से ही पहन के आए। क्योंकि आप अगर ड्रेस कोड को बैग में या डिक्की में रखते हैं और आप पहनते हैं तो आप सोचते हैं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, वो ऐसा लगता है कि गाय ने उसे चगल दिया है, क्योंकि पूरी उसकी इस्त्री खराब हो चुकी होती है, और सामने वाला बोलता है हाँ बेटा इस्त्री कराने के तो पैसे नहीं है, और 40 लाख रुपए कमाने का प्लान दिखा रहा है मुझे। तो इस चीज का ध्यान रखें, ड्रेस कोड में आए। मैंने कई बार देखा है लोग ड्रेस कोड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसके कारण भी हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है। दोस्तों समय पे हम पहुंच गए,
तो जिसे रजिस्टर देखना है वो रजिस्टर देख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ससम्मान एंट्री करवाएं, और एंट्री करवाने तो हमें एक चीज ध्यान रखें, कई लोग बोलते हैं कि मैडम वो ना वाइब्रेशन मोड पे ना मोबाइल को रख दिया। नहीं दोस्तों, अगर हम अपने प्लान में गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो वो भी गंभीर नहीं होगा। आप पहले से उसे झांकने मत दीजिए, वहीं वहीं रोक दीजिए, उसे ये बोलिए सर आपके पास मोबाइल है? हाँ है, इसे ऑफ कर दीजिएगा। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरा अर्जेंट फोन आएगा, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी आपको अर्जेंट काम है, फिर से ये जानकारी फिर होगी तो मैं आपको सादर आमंत्रित कर लूंगा। वो भागने के लिए तैयार है, आप ये मत सोचिए कि वो बुरा लगेगा। जिसको रुकना होगा वो रुकेगा, और जिसको भागना होगा वो भाग जाएगा। क्योंकि हमारे एंकर भी ये बात को बोलते हैं कि अपने कैरियर से जरूरी काम याद आ रहा होगा तो आप यहाँ से अभी मूव कर सकते हैं, फिर ये जानकारी होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। मगर फिर भी हम क्या करते हैं, उसे जबरदस्ती बुलाते हैं, उसको बोलते हैं चलो फोन भी चालू रहेगा तो चलेगा, ये भी होगा तो चलेगा, वो भी होगा तो चलेगा। ये चीज को करते हैं। ये कौन कर रहा है? जो खुद का मोबाइल ऑफ नहीं करता। क्योंकि हम इन्विटेशन के समय बोलते ही नहीं है कि दोस्त समय पे आ जाना, क्योंकि मेरा फोन बंद हो जाएगा। उसे चालू रखने की परमिशन इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम फोन को चालू रखते हैं। तो दोस्तों उनको वो सही समय पे आ गया है तो हमें हमें उनको अपने हॉल के अंदर लेकर जाना है। अब अंदर लेकर कौन जाता है? मैंने देखा है कई बार इनवाइटीज किसी और के हैं मगर उन्हें वेलकम कोई और कर रहा है। नहीं दोस्तों, ये इससे भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, इससे भी रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि हम कई बार कॉल में बोल देते हैं मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं तो ना मैं 1 घंटा बाद आऊंगा, आप मेरे गेस्ट को देख लेना। तो एक चीज मैं बता दूं, पड़ोसी से सांप नहीं मरता। ये कहावत सभी ने सुना होगा, पड़ोसी से सांप नहीं मरता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे खेत को कोई और लू देगा, मतलब ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, मतलब मेरे खेत की बुआई मैंने तो कर दी है मगर काट के मुझे कोई और देगा, मेरा काम कोई और कर देगा, तो दोस्तों रिजल्ट नहीं आते हैं। आपका गेस्ट है, आपको उसके पहुंचने से पहले पहुंचना है और उससे ग्रीट करना है। मगर हम क्या बोलते हैं, मैडम मैंने तो, ये भी कारण है रिजल्ट ना निकलने का। मैं आपको कारण केवल बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर मैंने इनवाइट किया है तो मुझे समय पे वहां पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों वहां पहुंचने के बाद कॉमन रेपो, इस चीज को हम नहीं करते हैं। अगर आपने किसी डॉक्टर को बुलाया है तो वहां पर कोई डॉक्टर है उनसे मिलवाइए। अगर वो मेडिकल लाइन में है उनसे भी मिलवा सकते हैं। कोई टीचर है, आपकी टीम में कोई टीचर है या ट्यूशन पढ़ाती है उस प्रोफेशन के, उनसे मिलवाइए। कोई दुकानदार आया है, अगर आपके टीम के एसोसिएट में कोई दुकानदार है उनसे मिलवाइए। कोई इंजीनियर है, कोई बच्चे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं या स्टूडेंट है, उनसे मिलवाइए। इससे क्या होता है, जैसे आप देखिएगा, आप किसी दोस्त के यहाँ शादी में जाते हैं, अगर वो चुपचाप ले जाके बिठा देगा तो वो ना अनकंफर्टेबल फील करता है। मगर आप बताएंगे ये मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरे ये है वो है, तो उसे अच्छा लगता है। और वो आके पूछते हैं बेटा कैसे हो, बढ़िया है, चाय ले लो, पानी ले लो, ये सब शादी ब्याह में अगर पूछते हैं तो उसे अच्छा लगता है कि यहाँ मुझे अपनापन लग रहा है। अगर हम वहां भी 4 लोगों से उनसे मिलवाते हैं तो उसको भी कंफर्टेबल फील होता है। ये हमें करना ही चाहिए दोस्तों, पर हम यहाँ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, आते हैं और एक आध सीनियर कोई मिलते हैं उनसे मिलवा देते हैं। सीनियर से तो मिलवाना ही है, भले वो आप बाद में मिलाएं पहले मिलाएं, वो कॉमन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो व्यक्ति आया है, उसे हॉल में अनजानपन महसूस हो रहा है, तो उसे ऐसे लोगों से मिलवाना है जो उसके प्रोफेशन का। अब क्या होगा, टीचर टीचर है, एक दूसरे से बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, अच्छा आप भी टीचर है, आप इस जानकारी को कब लिए, वो उससे ना कंफर्ट होके बात करेगा। तो इस चीज का ध्यान हमें रखना है। पर हमारे दिमाग में पता नहीं बहुत सारी चीजें चलती है और हम इस चीज को नहीं मिलवाते। गर्मजोशी से मिलवाना है, पॉजिटिव बातें करना है। कई बार हम लोग उसी के सामने बोल देते हैं मैं 10 को बुलाया था, देखना सिर्फ तू ही आया है। ऐसी बातें नहीं करना है। अपने सीनियर से उसे गर्मजोशी से मिलवाना है, अपने सीनियर से बताना है कि ये टीचर है या ये डॉक्टर है, और आपको बताना है कि मेरे ग्रेट अपलाइन है, इन्हीं ने मुझे जानकारी दी थी और मैंने इस जानकारी के लिए आपको इनवाइट किया है। आपके सीनियर को क्या बोलना है वो बोल लेंगे, पर आपको अपना काम करना है। वहां पर पूरा पॉजिटिव माहौल रखना है, क्योंकि निगेटिविटी से भी हमारे रिजल्ट नहीं आते। तो दोस्तों इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सारे लोग आ गए, तो जल्दी आने का एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने का एक और कारण है, जो जल्दी आता है, ठीक है, एंट्री करने के बाद जो जल्दी आता है तो वो आगे बैठता है। हमेशा हमारे जितने साथी हैं जो सीटिंग में
तो कोशिश करिएगा कि अपने लोगों को आगे बिठाएं। आगे बिठाने पे 90% रिजल्ट्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रेजेंटर हमारा पूरी तरह से प्रयास करता है कि आपके रिजल्ट को वो निकाले दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा क्या काम होता है, ये हमारा यहाँ पे काम होता है कि हम ये करें, ये हमारा काम है, सही है ना, ये हमारा काम है। कहते हैं सिस्टम में कि हम अगर हमारा बिजनेस माहौल का है, हम माहौल बनाएंगे तो माहौल हमें बना देगा। मगर ये ना करके, मतलब क्लैपिंग, हमारा काम है क्लैपिंग करना, क्लैपिंग करना। क्यों? ताली का बहुत ज्यादा महत्व है, जो हम सिस्टम में बताते हैं, ताली का बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद हमारे जो इन्वाइटीज आते हैं ना, उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, पर क्लैपिंग वो सुनता है तो वो भी क्लैपिंग करता है, वो सारी चीजों को ध्यान से सुनता है, क्लैपिंग होने पे पॉजिटिव माहौल बनता है। तो ये करना हमारी ड्यूटी है, इससे भी रिजल्ट निकलते हैं। उसे समझ में आता है, अगर वो क्लैप कर रहा है मतलब इसे बात समझ में आ रही है, और क्लैप नहीं कर रहा है तो आपको क्लैपिंग करवानी है, तो ये क्लैप करना। पर मैं देखती हूँ कुछ साथी ये क्लैपिंग ना करके ये करते हैं। ये क्या है, उसने 10 लोगों को बुलाया है, ठीक है, 8 अंदर हैं, 8 का ध्यान नहीं है, उसके लिए ताली नहीं बजाता। वो दो 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 जो 2 लोग छूट गए हैं ना, उसके लिए ना वो हॉल के बाहर घड़ी देखता रहता है, अरे यार जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना। दोस्तों इससे भी रिजल्ट वो 8 के भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो पलट पलट के आपको देखता रहता है, मैं मेरे को जिसने बुलाया वो खुद हॉल में है कि नहीं, वो खुद हॉल में है कि नहीं। दोस्तों यही हमारी विडंबना है, जो आ गया उसकी कदर नहीं, और जो नहीं आया है उसका फूल हार के साथ हम बाहर स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। जैसे आपका प्लान शुरू हुआ, हमें मोबाइल को ऑफ करके हमारे प्रेजेंटर जो भी कर रहे हैं, हमारे साथी का गर्मजोशी से हमें पूरा सपोर्ट करना है। मगर ये हरकतें हम करते हैं, प्लान चलते रहता है, हम बाहर जाकर देखते रहते हैं इनवाइटीज आया कि नहीं, कोई अंदर है, फोन हमने इनवाइटीज को कहा है कि ऑफ करना है, हमारे एसोसिएट का फोन ऑफ नहीं रहता है, बार बार बाहर निकलकर कॉल करने जाते हैं, मुझे ये बताइए मोदी जी का फोन आ रहा है क्या, फोन को चालू रखा है आपने? तो पहली चीज वो इनवाइटीज देखता है, मुझे तो फोन बंद करने बोला गया है, मगर यहाँ तो काफी लोगों के फोन चालू है, तो उसे भी मौका मिल जाता है, इससे भी हमारे रिजल्ट बिगड़ते हैं। और एक लाइन कही जाती है दोस्तों, हमें अपना फ्यूचर खराब करने का अधिकार है, अपनी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार है, मगर किसी और की नहीं। हम ये भूल रहे हैं कि हमारे डिस्टरबेंस से किसी और का इनवाइटीज खराब हो रहा है, ये हमें नहीं करना है। जो व्यक्ति आ गया प्लान से चालू होने से पहले, उस व्यक्ति को पूरी प्रायोरिटी देना है दोस्तों। ये भीड़ का बिजनेस नहीं है, लंगड़े घोड़े पे दाव मत खेलिए, जो आ गया है उस पे दाव खेलिए, जो नहीं आया है उसको उसको पूरा रास्ता बताते रहते हैं, अच्छा यहाँ पहुंच गया वहां पहुंच गया, ऐसा कर वैसा कर, फिर दरवाजा बार बार, फिर चेयर बज रहा है, इससे पूरा डिस्टर्बेंस होता है। दोस्तों उसे फ्रेश रखिए, क्योंकि वो आधा अधूरा सुनकर भी उसको कुछ समझ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, ये गलतियां हम करते हैं। जो हॉल के अंदर रहता है वही डायमंड बनता है दोस्तों, वही डायमंड बनता है, और जो हॉल के बाहर रहता है वो कुछ दिन के बाद हॉल के बाहर ही चला जाता। नहीं आ रहा है 11 बजे तक, उसे घर में जाके 1 to 1 दे देंगे, मगर जो आ गया है उनको डिस्टर्ब ना हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे प्लान हो जाता है दोस्तों, उसके बाद हमें अपने इनवाइटीज को लेकर बैठना है। वहां पर बहुत सारी बातें नहीं करनी है, क्योंकि प्लान घंटा भर चल चुका है, बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटर ने पूरा फॉलोअप कर दिया है, पूरी चीजें उसे बता दी है कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। अब वहां पर बैठने के बाद हमें कम समय में अपने क्लोज क्वेश्चन करने हैं। जानकारी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। अगर उसके कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस फॉर्म को आप अपने शुभ हाथों से भरेंगे या मैं भरने में मदद करूं, इस तरह से क्वेश्चन करें। अगर उसके कुछ निगेटिव सवाल हैं तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज हम यही समझा देंगे। तो घर में जब फॉलोअप करेंगे तो हमें बताने के लिए कुछ होना चाहिए, उसे भूख लगी है, कुछ पॉजिटिव चीजें, अगर वो फॉर्म भर देता है वेरी गुड, नहीं भरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्लोज नहीं करना है, हमें उसे सक्सेस मंत्र देकर विदा करना है। और ये हम नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे बैग में तो एक सक्सेस मंत्र है ना, जो मैंने अपने लिए लिया है। मेन ये है हमें 10,000 लोगों का नेटवर्क बनाना है, मगर हमने एक
सक्सेस मंत्र ले रखा है। दोस्तों अपने बैग में कम से कम 5 सक्सेस मंत्र, 10 रखे तो बहुत बढ़िया, कम से कम 5 सक्सेस मंत्र रखें, क्योंकि आपको ये जो सक्सेस मंत्र है ना, आपके अपॉइंटमेंट को फिक्स करता है कि सर कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मगर और जानकारी के लिए मैं आज शाम को 5 बजे आपसे मिलूं या 6 बजे मिलूं। वो ना करता है सुबह 10 बजे मिलूं या 11 बजे मिलूं, ना करता है फिर शाम को 5 बजे मिलूं या 6 बजे मिलूं। अगर ना हो रहा है तो आपको 3 अपॉइंटमेंट में वो 1 अपॉइंटमेंट दे देगा, मतलब 48 घंटे के अंदर आपको इससे मिलना है। तो ये बुक आपके लिए करेगा एक शस्त्र का काम कि सर कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप इस पेज को पढ़िएगा, जो भी पेज आपको अच्छा लगता है उसके लिए प्रॉफिट है, आप उसे मोड़ के दे दीजिए, उसे मोड़ के दे दीजिए, वो क्या करेगा, अपना पढ़ लेगा या नहीं पढ़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे लेने के माध्यम से उसे, क्योंकि अगर फोन करेंगे आ जाओ बोला तो ठीक है, और नहीं आओ बोले कोई दिक्कत नहीं, सर मैं अपनी बुक लेने आ रहा हूं, और जब आप बुक लेने जाएंगे तो आपको पता है आपका सीनियर, आप साथ में जाएंगे तो वो किस तरह से माहौल बनाएगा। मगर बुक को ना देना भी रिजल्ट को हमारा बिगाड़ता है। तो दोस्तों इनवाइटीज को आपको सक्सेस मंत्र, हमारे टूल्स हैं, उसको देकर ही विदा करना है। उसके बाद जैसे हमने अपने इनवाइटीज को विदा कर दिया, उसके बाद हम भागने लगते हैं। ठीक है, किसी ने बोला मैं घर में फॉर्म भरता हूं, इमरजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान का दिन है, अगर आपका गेस्ट आप घर जाके फॉर्म भरना चाहता है तो आप उसके साथ निकल जाइए, बिल्कुल निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सीनियर मना नहीं करेगा। मगर मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, मैडम मेरे घर में गेस्ट आए, मैं जल्दी जाऊंगा, मैडम मेरे इसके ये। दोस्तों हम 5C में पेशेंस पढ़ते हैं, अगर जिसे संडे के दिन अपने घर के काम याद आ रहे हैं तो वो हॉल में मत ही आए, और आ गए हैं तो पूरी तरह से फिर अपने सीनियर अपने टीम के साथ बैठकर वैगन करें, कितने इनवाइटीज आए थे, कितने फॉर्म फिल हुए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजों को हमें एनालाइज करना है, क्या कमी रही, कहाँ तालियां नहीं बजी, प्रेजेंटर ने क्या बोला और क्या अच्छा बोलना चाहिए था, ये सारी चीजें हमें वहां बैठकर बात करना है, तभी तो हम आगे टीम बिल्ड कर पाएंगे। मगर हम क्या करते हैं, मैडम मैं निकलूं क्या, मैडम मैं निकलूं क्या। अब मैं यहाँ एक सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ, ये पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपका सीनियर वहां बैठा है तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीनियर डायमंड बनना चाहता है और आप भी डायमंड बनना चाहते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे निकलना है कि नहीं। जब तक मेरा सीनियर हॉल में है मुझे निकलना ही नहीं है। क्या पता मेरा सीनियर है तो अभी कुछ एक्टिविटी करे, कुछ बताए, कुछ समझाए। मगर मैंने फिर बोला ना, अगर आपके इनवाइटीज के साथ आप डीडी क्लोज करने जा रहे हैं आप बिल्कुल जाइए, मगर कोई काम नहीं है, सिर्फ घर में जाना है, घर ही जाना है, तो यहाँ बैठकर ये सारी चीजों को वैगन करके जाना है। एक चीज और है, हॉल हमने सजा दिया, अब हम क्या सोचते हैं फिर कोई आएगा और उस सब चीजों को ठीक करेगा, नहीं दोस्तों, वैगन करना है, उसके बाद साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, क्योंकि ये अगले हफ्ते फिर लगना है, इस सारी चीजों को समेटना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा सामान नहीं है, ये मेरी चीज नहीं, सब मेरा है, क्योंकि सब चीजों का उपयोग मैं कर रहा हूँ, सबको समेटना है, चेयर समेटना है, सारी चीजों को, अथा जहां सामान रखा जाता है वहां रखना है। पर हम क्या करते हैं, कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा करके हम छोड़कर आ जाते हैं। ये गलती नहीं करना है, शुरुआत से लेके समापन तक जो भी कार्य मेरे हैं उससे अगर मैं कर लेता हूं तो इससे मैं सीखता भी हूं और बड़ी टीम खड़ी कर सकता हूं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों ये सारी चीजों को सिखाने के लिए हम सबके पास, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैडम मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं आ नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं। दोस्तों जिसे करना होता है वो हर समस्याओं को मिटाकर आगे बढ़ता है। जैसे कि हमें पता है हमारे आदरणीय गुरुओं ने हमारे लिए जूम की सुविधा की है, मॉर्निंग संडे टू सैटरडे जूम सेशन होते हैं 7 से 8। मेरे से भी अच्छे अच्छे प्रेजेंटर यहाँ पर आते हैं और अपने अनुभव को शेयर करते हैं, उस अनुभव से हमें सीखने की जरूरत है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम को प्रमोट करिएगा। हमारे लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हम ही गलती कर रहे हैं, हम वीडियो को ऑफ रखते हैं, हम ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, मगर हम डेली 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 हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। फिर मैं बोलूंगी ये गलतियां अगर हम कर रहे हैं तो हमारी टीम भी करेगी। तो जब भी किसी की ज्वाइनिंग आई, हमारी ज्वाइनिंग आ रही है, हम उसे इंस्टॉल करवाएं जूम और उसे बताएं कि ये सिस्टम हमें एजुकेटेड करता है, बिजनेस को कैसे करना है सब सिखाता है। आप घर में बैठ के भी सीख सकते हैं और लोकल सिस्टम में जो आप आएंगे, ग्रुप मीटिंग में आएंगे, वो तो आपको मिलेगा ही। तो जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। इसके अलावा हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का चैनल बना है, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। अगर वो सेशन लेने से चूक गए हैं तो आपको बताना है इस दिन इसकी ट्रेनिंग थी, इसकी ट्रेनिंग थी, ये चीजें वो चूक गए हैं तो उससे भी देख सकते हैं दोस्तों। अभी हमारा गुरु मंत्र
हमें सबको पता है हमारा गुरु मंत्र अभी ऑफर हमारा बढ़ चुका है, पर मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि अब लास्ट क्लोजिंग बची है। ठीक है, हमें 4 महीने का ऑफर मिल चुका है, और जिसको भुनाना था उसने भुना लिया, और भुनाया उसी ने जिसने सिस्टम को फॉलो किया, जिसने सीनियर की बातें मानी दोस्तों। और जिन्होंने लापरवाही करी तो उसकी जिंदगी तो वही लापरवाही से ही गुजर रही है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि जीवन में मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस में आने के बाद क्या महसूस करते हैं, पर मुझे एक चीज तो मालूम है, पैसा मान सम्मान के साथ साथ ये बिजनेस हमें जीने का सलीका सिखा देती है। कल क्या होगा हमें नहीं मालूम। कहा जाता है मानव जीवन एक ही बार मिलता है, अगले अगले जीवन में हम कौन सी योनि में जाए नहीं मालूम, जानवर बनते हैं, इंसान बनते हैं, मुझे नहीं पता। पर एक बार मानव जीवन मिला है, उसे अच्छे से जी लेते हैं। और जीने का सलीका हमें शेफ शॉप ही सिखाता है, क्योंकि यहाँ पर हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलने की वजह से हमारी नॉलेज बढ़ती है। यहाँ रोज अलग अलग ट्रेनर और प्लानर से हम ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑफर प्रोवाइड होते हैं। ऑफर में हम आप देख अभी मनाली का ऑफर चल रहा है, मनाली जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, हांगकांग जा सकते हैं दोस्तों। जहां हम इस बिजनेस में नहीं थे तो हमें कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, मगर आज एक दिशा दिखी है कि कोई बताने वाला है, एक प्लेटफॉर्म है। मगर इसके बाद भी अगर हमें कोई दिशा दे रहा है, उसके बाद भी हम दिशाहीन हो रहे हैं, तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा, है ना। और यहाँ पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, लाइफ बोर्ड बना हुआ है, उसके बाद भी अगर हम बचना नहीं चाहते तो उसमें हमारी गलती है। कहते हैं ना, एक बार डॉक्टर एक पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा था, तो डॉक्टर ने एक चीज कह दिया था कि मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो रिकवर कर लेते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये रिकवर इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जीना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि कई सीनियर ना बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, कि मुझे पता है आप कर लोगे, ये दवाई आपके लिए कारगर है, इससे आप जी जाओगे, ये ये ट्रेनिंग आपके लिए कारगर है, ये सीनियर आपको सपोर्ट कर रहा है, आप आगे बढ़ जाओगे। मगर वो फिर भी नहीं बढ़ रहा, उसका एक ही कारण है कि वो डायमंड बनना ही नहीं चाहता। उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डॉक्टर भी तभी इलाज कर पाता है जब पेशेंट अपना विल पावर इस्तेमाल करता है कि मैं जीना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप अपना प्रयास करो, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। उसी तरह सीनियर अपना तो प्रयास कर रहा है, मगर टीम अगर वो प्रयास को ध्यान नहीं देती, उस पर काम नहीं करती, तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अभी लास्ट क्लोजिंग है, अभी भी समय है, हमें पूरा जोर लगाना है। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज मैंने वह चीज बताने का प्रयास किया जो मैं आसपास देख रही हूँ। और हम आगे बोलते हैं कि गलती हो रही है, गलती हो रही है, मैडम मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रही, तो बताने का प्रयास किया कि प्रेजेंटेशन हॉल को हल्के में ना ले, वो हमारे लिए मंदिर है, वहीं से डायमंड काफी लोग बने, वहीं से डायमंड हम भी बनेंगे। अंत में एक स्टोरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक समय की बात है दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसे घर बनाना था अपने लिए। तो वो एक महात्मा के पास आते हैं और महात्मा को बोलते हैं, महात्मा जी आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मेरा मकान बन जाए, मैं मकान बनाना चाहता हूँ। तो महात्मा बोलते हैं एक काम करो, एक मटका लो और एक पेड़ में ना ना सीधे ना उल्टे आड़ा टांग देना। तो बोले बस, बोले हाँ बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो बोले ये तो बहुत आसान सा टोटका है, कर लूंगा। और वो मटके को लेता है और ना आड़ा पेड़ में टांग देता है, और आड़ा पेड़ में टांग देता है। उसके बाद सच में कुछ दिनों के बाद उसका मकान बन जाता है। वो बहुत खुश होता है और खुश होकर महात्मा के पास आता है और बोलते हैं महात्मा जी आपने इतना आसान टोटका बताया था कि क्या बोलते हैं मेरा मकान सच में बन गया। आपने कहा था मटके को आड़ा टांग देना, मैंने मटके को आड़ा टांग दिया था और वाकई में आज मेरा घर बन गया। मैं बहुत खुश हूँ, आपने इतना अच्छा मुझे टोटका बताया। तो महाराज बोलते हैं मैंने आपको कोई टोटका नहीं बताया, ये कोई टोटका वोटका नहीं है। आप ये ध्यान से देखिए कि जिस मटके को आपने आड़ा टांगा था ना, उस मटके में ना एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था और उसमें अच्छे से अपने बच्चे के साथ वो रह रही है। तो वो टोटका मेरा नहीं था, तुम्हारा घर इसलिए बन गया क्योंकि उस चिड़िया जब अपने परिवार के साथ रह रही थी ना, तो वो हमेशा भगवान से दुआ करती थी कि जिसने मेरे घर की व्यवस्था करी है ना, उसके घर की भी व्यवस्था तुम कर देना। तो दोस्तों ये कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हम किसी का भला करते हैं ना, तो हमारा भला हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं, हम प्लान दिखाकर ना लोगों का भला करते हैं, पर दिक्कत ये है कि हमें लगता है हम किसी को फंसाने जा रहे हैं, हम किसी को उल्लू बनाने जा रहे हैं, हम किसी को ये बनाने जा रहे हैं, वो बनाने जा रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है तो
वो चीजें हम पे अप्लाई होती है कि अगर हम किसी को उल्लू बनाने जा रहे हैं तो किसी ने हमें उल्लू बनाया है, ये हमारी सोच है। अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी को प्लान दिखा के उल्लू बना रही हूँ, तो किसी ने मुझे प्लान दिखा के उल्लू बनाया है। तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमारे साथ हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सीमा कश्यप अपनी वाणी को विराम देती हूँ और शर्मा सर का धन्यवाद करती हूँ कि इस बिजनेस में लाकर मुझे इस योग्य बनाया कि आपके सामने मैं कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ। और जो भी बातें मैंने बताई वो इस सिस्टम से सीखी बातें हैं। जो भी बातें मैंने बताई, जो गलतियां कर रही हैं आज से ना करे दोस्तों। फिर बोलूंगी कि अगर शिद्दत सच्ची ना हो तो भगवान को भी समझ में आता है, और शिद्दत सच्ची ना हो तो उसका रिजल्ट नहीं आता। इसी शुभकामनाओं के साथ, जो बातें अच्छी लगी उसे अप्लाई करिए, और जो बातें बुरी लगी हो उसे यहाँ पर छोड़ के जाइएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ सोनी सर और शर्मा सर का धन्यवाद, जो जिन्होंने मुझे मौका दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए सीमा मैडम के लिए, एक हाथ ऊपर करके, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। बहुत थैंक यू बढ़िया सर सीमा जी। मैडम। मैं क्या बोलूं सीमा मैडम, ऐसा लग रहा था जैसे कब हम जब फील करते हैं ना कोई चीज, और उसको आकर जब हम मंच में बोलते हैं, तो और वो भी ऐसी चीजें जो गलतियां जो होती है नेटवर्क की, उसको अगर हम बोलते हैं, तो मैं अपने आप की बात करूं तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही लोगों के लिए बड़ा कड़वी बात बोलने के लिए ना बहुत मतलब फेमस हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप यहाँ पे आप बोल रहे थे ना, जो भी बातें आप कर रहे हैं, कड़वी बातें जो आपने फील किया होगा, पिछले कल संडे था, और वो सारी बातें जो आप महसूस कर रहे थे ना, वो आज आपके शब्दों से बयां हो रही थी। ठीक है। तो बहुत अच्छा सेशन था आपका। एक एक बात ऐसा जब हम करते, जब मैं भी महसूस करता था और जाके मंच में बोलता था, तो बहुत सारे लोग मुझे आकर ये बोलते थे कि सर, आप जब मंच में जाते हो ना, थोड़ी सी लोगों को डांटा कम करो। अरे बाबा, डांट की जरूरत है, लोगों को बिना डांटे समझ आते नहीं, क्योंकि प्यार की भाषा अगर समझ में आती, मतलब मैं कहूँ कि अगर साधारण तरीके से कोई बात किसी को डिलीवर्ड करते हैं, तो वो कई बार डिलीवर्ड करने के बाद भी समझ नहीं आती, तो और कौन सा रास्ता है? गुरुजी क्या करते हैं फिर, है ना? हम लोग आजकल तो खैर ये होता नहीं स्कूल में, लेकिन हमें खूब मार पड़ती थी। ठीक है। थैंक यू हमारे गुरुओं को, हमारे सीनियर्स को, मतलब मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो हमें भी जब कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे ही डांट मिली, जिसको ठोक बजा के यहाँ तक पहुंचाया गया। ठीक है। तो आप लोगों को भी जो आज सीमा मैडम ने बताया है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है दोस्तों। और ये मिशिंग जब तक दूर नहीं करेंगे, आपको मतलब एक फिक्स टारगेट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते आप, है ना? छोटी छोटी बातें थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। हम एक एक, मैं बात करूं आज जो है ना कहीं सिस्टम को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें थी, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उन सबको हम नॉमिनेट कर देते हैं, उसके बाद भी लोग मतलब नॉमिनेशन में करने की बात है ना, जैसे 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम किसी पर्टिकुलर आदमी का नॉमिनेट करते हैं, और उसके साथ उसका एक और सहायक व्यक्ति यानी असिस्टेंस भी लगाते हैं, कि कभी ये नहीं रहे तो उसके बाद ये उनको रिस्पॉन्सिबल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ना, मिल के खुल के सामने आकर लेना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, इसमें मुझे नॉमिनेट कर दीजिए। आई थिंक सो कि ये एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे हम इन समस्याओं का निजात ले सकते हैं, निजात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जरूर आप लोगों को ध्यान देना है, जो लोग आज ट्रेनिंग में हैं और अपने सिस्टम और अपने लोकल वेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, लेना चाहते हैं, वो बैठकर अपने अपने नॉमिनेशन करें। ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है। और नॉमिनेशन जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किसी को नहीं देना है कि तुम करो तुम करो, हमें अपने अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि ये काम मैं करूंगा। आप जब आपके सीनियर आपको कोई सर्कल में बात कर रहे हैं या मीटिंग में बात कर रहे हैं, तो आपको खुलकर सामने आना चाहिए। और जो सामने करता है आके, देखिए हर एक्टिविटी में जो सामने रहता है ना, हमेशा अव्वल दर्जे पे वही जाता है, क्योंकि उसको हर चीज अपनी लगती है, हर हर काम उसे अपना फील कराती है ना? तो जैसे आप दुकान जाते हैं, रोज झाड़ू लगा के अगरबत्ती लगाते हैं, तो आपको क्यों? क्योंकि आपकी शॉप है। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं और आप अपने टेबल को साफ किए बगैर बैठते हैं? नहीं, ये सब चीजें वैसे ही अपनी फीलिंग कराती है आपको, है ना? तो ये सीमा मैडम के लिए, आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, आज आपने फील कराया कि ऐसा कभी हम भी बोलते थे आगे मंच में, है ना? ये जूम एक ऐसा सेशन हो गया कि सबको सुनने का मौका मिलने लगा। बहुत बढ़िया, दिल से शुभकामनाएं आपके डेडिकेशन, डिवोशन और आपके समर्पण के लिए।
बीएसएस में आपका होना हमारे लिए बहुत प्राउड फील कराता है। और आप बहुत जल्द अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़े, बहुत जल्द डायमंड बने। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच सर। और सीमा मैडम क्या बोलूं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए रियली में सीमा मैडम के लिए, हाथ ऊपर उठा करके। और इतनी शानदार सेशन आज आपने लिया, और अपने लाइफ का जो भी तजुर्बा आपके पास में जो है उनको डिलीवर करने की कोशिश की। और बहुत सारी चीजें आपने बताई टीम को लेकर के कि कर भला तो हो भला। और रहा सवाल आपने जो एक चीज ये बोला कि टीम टीम को हमेशा एक चीज ये होनी चाहिए कि कर्म ही पूजा है। यदि जिस काम को आप शिद्दत से करते हैं, जिस काम को आप मन लगाकर करते हैं, तो वहां आपको सफलता जरूर मिलती है। लेकिन मैं एक चीज ये देखता हूं कि हम काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसे ज्वाइन नहीं कर पाते। हाँ या ना? मैं बस एक चीज ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि किसी भी चीज को काम शुरुआत करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। पढ़ाई पूरी हुई नहीं, नौकरी पूरी हुई नहीं, बिजनेस पूरा हुआ नहीं, मतलब जो भी चीजें हैं बस स्टार्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये परंपरा हमें हटाना पड़ेगा। और लाइफ में यदि आगे बढ़ने का एक रास्ता है, या मैं कह सकता हूँ यदि ये कोई स्मार्ट वर्क है जिसके माध्यम से हम और अपने आने वाली जनरेशन, अपने परिवार के लिए कोई बेहतर कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सेफ साहब से बेहतर कोई विकल्प हमारे पास में है। दोस्तों बस एक चीज ये है कि जीवन में गिव एंड टेक, जो आप देते हैं वो आपको मिलेगा। एक हाथ आपको देना पड़ेगा, दूसरे हाथ आप लेना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में हम एक आईडी लेने के लिए कुछ अमाउंट हम लगाते हैं, उसकी कई गुना हमें लाइफ टाइम वहां से अर्निंग मिलती है। साथ ही साथ में पैसे के साथ साथ में जब हम समय लग देते हैं इस बिजनेस के लिए, क्योंकि जब भी कभी कोई भी काम हम करते हैं तो पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो जस्ट यही आपके साथ में आज हो रहा है। तो जिस काम में आप दक्ष होंगे, जिस काम में आप परफेक्ट होंगे, तभी आप रिजल्ट परफेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक झोला छाप डॉक्टर और एक स्पेशलिस्ट। झोला छाप डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप 100 रुपया की है ना, कंसल्टेंट चार्ज देने के साथ साथ में आपको दवा गोली भी मिल जाती है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं तो सिर्फ वो 1000, 2000, 5000 रुपया सिर्फ कंसल्टिंग चार्ज लेता है, और दवा भी बाहर से लेना पड़ता है। फर्क है। तो इस चीज को आपको समझना है। यदि हम झोला छाप टाइप का यदि बिजनेस करते हैं तो हमारी वैल्यू वही आंकी जाएगी। लेकिन हम कोई काम में यदि परफेक्ट हो जाते हैं तो हम स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। और हर व्यक्ति आज कोई भी अपनी लाइफ में ना एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता, हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहता है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ, यदि आज अपने आप को परफेक्ट बनवा लेते हैं, परिपक्व कर लेते हैं, परफेक्ट कर लेते हैं, तो हर बंदा आपके साथ ज्वाइन होना चाहेगा। तो दोस्तों, कर भला तो हो भला, परोपकार के काम में हम हैं। हम अपनी भी अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर कर सकते हैं और लोगों की भी। इससे बेहतर परोपकार का काम नहीं है। एक बेहतरीन विकल्प आपके पास में है कि अपने रोजगार के साथ में आप दुनिया की रोजगार की, है ना, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे काम में है तो मुझे लगता है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और बहुत अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हमें जिंदगी में अपने को भी और अपने आसपास के लोगों को भी इस बेहतरी के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं। बधाई है सीमा मैडम, आज आप अपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सिस्टम को लेकर के, है ना, सिस्टम में एक्टिविटीज को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, बताई। यदि जो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है तो इसको जरूर अप्लाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम डायमंड दोस्तों। थैंक यू सर जी।